की शुरुआत करते एक हम लोगों आपस में मिल के लॉ के कुछ बच्चे और इधर भैया सब लोग मिल के एक फ़र्क स्टडी सर्कल की शुरुआत की है, जिसमें जो कॉलेज में वैचारिक माहौल और एक पढ़ाई का माहौल बनाया जा सके। हम लोग किसी न किसी टॉपिक पे आपस में डिस्कशन करेंगे, लोगों के व्यू क्या है एक्सचेंज हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक समाज एक समुदाय आपस में बैठेंगे तो सबके थॉट्स एक रहेंगे। सारे लोग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी विशेष के लोग आपस में बैठें और किसी न किसी जो करंट इशू चल रहा हो उस पर डिस्कशन किया जाए। तो उसी चीज़ को लेके हमने शुरुआत करी है कि कुछ लोग आएंगे और आपस में जो विचार हैं वो एक्सचेंज होंगे। और उसी के साथ आज जो हम लोगों का डिस्कशन है, आज वो थर्ड डिस्कशन है। इससे पहले 2 डिस्कशन हम लोग और कर चुके हैं। आज का टॉपिक है राजनीति में युवाओं की भूमिका क्या है, कि कहीं ना कहीं समाज एक्सेप्ट नहीं करता, घर वाले भी कहते हैं राजनीति से दूर रहो, राजनीति काफ़ी गंदी चीज़ है, और घर वाले कहते हैं बस आप नौकरी कर लीजिए, आपके लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही है। आप लोगों के क्या व्यू हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि राजनीति में हमको जाना है, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं करती, लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि पैसा नहीं है, फिर लोग दबाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो आज हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले सबका थोड़ा कम्युनिकेशन दायरा बढ़ने के लिए छोटा सा एक परिचय हो जाए, उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। जी, मेरा नाम अमन कुमार है और मेरा ग्रेजुएशन अभी लास्ट ईयर हुआ है और मैं पीजी में एनरोल्ड हुआ हूँ। पॉलिटिकल साइंस से मैं पीजी कर रहा हूँ और आगे अनुज भाई बताएंगे। मैं अनुज कुमार यादव, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा का छात्र। यहाँ से मैंने अभी डिग्री कंप्लीट की है अपनी बीए की, और अभी मैं डी फार्म में मेरा एडमिशन है। मैं अभी इसी से क्लासेस अटेंड हो नहीं रही है, वैसे चलने का साथ ज़्यादा इशू उसी का है। मेरा 1 महीने से ज़्यादा हो गया एडमिशन का, फिर भी अभी क्लासेस का इशू है। बस जैसे मैंने बात की है तो काफ़ी टीचर्स वगैरह का ये रहा है कि अभी नया फैकल्टी है, इसकी वजह से इशूज़ आ रहे हैं। दूसरे कॉलेज से आई है तो इसलिए इशूज़ आ रहे हैं। फिर भी ये जो है मेन इशूज़ है, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है या 1.5 महीने के करीब होने वाला है, क्लासेस नहीं स्टार्ट हो रही हैं। ये जल्दी से हड़प में फिर दिक्कत होनी है हम ही बच्चों को है, डी फार्म वाले बच्चों के लिए। तो इस पर ध्यान दिया जाए, ज़रूर ध्यान दिया जाए। मेरा नाम मनीष राजपूत है। मैं बीए लास्ट ईयर का छात्र हूँ, काकोरी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम दुर्गेश पांडे है। मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं बीकॉम एलएलबी 3rd सेमेस्टर में हूँ। माय नेम इज़ हर्ष कुमार लोधी एंड आई एम फ्रॉम लखनऊ। मेरा नाम प्रशांत है। मैं बीए 2nd ईयर का छात्र हूँ। आई एम आकृति भारती, आई एम फ्रॉम लखनऊ। मेरा नाम कविता रावत है। मैं एलएलएम की छात्रा हूँ डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय। मैं श्रीकांत भैया का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इस पैनल में इनवाइट किया। और यहाँ पर इस टॉपिक है युवाओं में, राजनीति में युवाओं की भूमिका, और हम चाहते हैं कि जितने भी सारे जितनी यंग जनरेशन है इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करें और कहीं ना कहीं हम एजुकेशन को प्रमोट करें। ठीक है, छोटे बच्चों को पढ़ाना या कहीं ना कहीं हम सोशल वेलफेयर पे वर्क करें। थैंक यू। मेरा नाम अविनाश श्रीवास्तव है और मैं बीकॉम एलएलबी 5th सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैं गुरुदेव सिंह DSM-NRU के लॉ फैकल्टी से 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक है कि राजनीति में युवाओं की भूमिका, तो इस पर हम व्यू आप लोगों के जानना चाहेंगे कि आखिर युवाओं की भूमिका क्या है राजनीति में और कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। मैं अपने विचार ये रखना चाहता हूँ कि राजनीति कोई एक बेकार फील्ड नहीं है, मतलब पर इसके अंदर जो काले काम होते हैं वो अच्छे नहीं हैं। मैं बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं जिस देश में हम रहते हैं वहाँ पर एजुकेशन की तो थोड़ा बहुत कमी है ही, और हम चाहते हैं कि युवाओं की भूमिका जो हो राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि जो नए लोगों में होते हैं वो नए लोगों में नए आइडियाज़ होते हैं, नई थॉट्स होते हैं, उनके नए काम करने के तरीके होते हैं। और हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो राजनीति का जो माहौल होता है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी से कनेक्ट होता है। हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे होते हैं, जैसे कि हम एजुकेशन को भी प्रमोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे हमारा सोशल वेलफेयर हो रहा है, हमारी सोसाइटी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो युवाओं को इन सब चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए और
राजनीति को युवाओं को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। हम जानते हैं कि इसमें फैमिली सपोर्ट तो नहीं मिलता है, क्योंकि किसी की भी फैमिली नहीं चाहती कि हमारे बच्चे कि राजनीति में जाएं या गुंडागर्दी करें, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट तो इंसान लोगों के नज़रिए में जो राजनीति जो वर्ड है वो गुंडागर्दी से लेके है, अत्याचार से लेके है, और लोगों में कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन को फैलाने से जुड़ा हुआ है। इस वजह से लोगों के नज़रों में जो राजनीति है ना वो कहीं ना कहीं भेदभाव को पैदा करती है। इसी वजह से जो फैमिली है वो जितनी यंग जनरेशन है उसको राजनीति में इन्वॉल्व होने के लिए सपोर्ट नहीं करती है। थैंक यू। जैसा कि दीदी कही हैं कि जो मतलब युवा जो हैं वो ज़्यादातर इन सब चीज़ों में, जैसे उनको सिर्फ राजनीति का मीडिया द्वारा या किसी भी तरीके से उनको सिर्फ एक राजनीति का डार्क साइड पता है कि हाँ राजनीति गलत है। उनको ये नहीं मतलब वो ये नहीं जानना चाहते कि राजनीति अगर है तो वो सही किस पोजीशन में है और कैसे उनको उसमें पार्टिसिपेट करना है। वो उसके बारे में उनको या तो इसको एजुकेशन की कमी कह सकते हैं, या तो फिर इनको कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वो समझ नहीं पाते कि इसको पार्टिसिपेट कैसे करें। वो सिर्फ उसको एक नेगेटिव वे में लेते हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए। जी, राजनीति में युवाओं की भूमिका आजकल बहुत अच्छा टॉपिक है डिस्कशन करने के लिए, और मैं चाहूँगा कि साथ ही साथ में महिलाओं की भूमिकाओं को भी जोड़ देना चाहिए। अभी जो पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ है महिलाओं के लिए, तो उस पर भी डिस्कस करना चाहिए। तो हमें लगता है कि जो भी चेंजेस होते हैं राजनीति में, हमारे सिस्टम में, वो एक वर्ग विशेष के लोग मतलब चेंज करते हैं। एक उम्र दराज मतलब लोग जो होते हैं राजनीति में जो घुस गए हैं, तो हमें लगता है कि उस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, और सिस्टम तभी बदलेगा जब युवा इसमें इंटरेस्ट रखेंगे। दरअसल की एक बात कही जाती है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जवानी जो है, ये जो युवा है, इन्हीं से ही परिवर्तन संभव हो सकता है। जब हम जैसे कि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, जब हम लोग पाश्चात्य राजनीति दर्शन पढ़ते हैं, जब प्लेटो को उठा कर पढ़ते हैं, तो प्लेटो का जो शिक्षा का जो सिद्धांत था, वो सिद्धांत वो जो ऐसे दिया कि उसने युवाओं की भूमिकाओं पर जोर दिया कि युवा कैसे राजनीति में इन्वॉल्व हो। युवाओं का मतलब इन्वॉल्वमेंट इस तरह से हो कि वो आए तो एक्चुअल में चेंज लेके आए, और उसका जो सपना था आइडियल स्टेट बनाने का, फिलोसफर किंग बनाने का, तो वो ऐसे नहीं चाहता था कि युवाओं जो है, युवा जो आए और पढ़ाई करके आए, और अच्छी तरह से उनकी शिक्षा व्यवस्था उन्होंने तय की, प्लेटो ने तय की, और शिक्षा व्यवस्था के तहत युवाओं का राजनीति में भागीदारी तय किया उसने। और आज के सिनेरियो में बात करें तो आज बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि मैं राजनीति से मतलब नहीं रखता हूँ। आप राजनीति से मतलब रखते हो या ना रखते हो, लेकिन राजनीति को आपसे मतलब है, राजनीति आप में मतलब रखती है, ठीक है। तो अगर हम सुबह उठ रहे हैं, हमने कुछ भी किया, हमने दरअसल एक पेस्ट उठा के हमने वो ब्रश किया, तो हमारे पेस्ट का चुनाव भी वो राजनीति से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है कि हम किस ब्रांड का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, वो स्वदेशी है कि विदेशी है, उसका चुनाव करना भी आजकल कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ मैटर सब्जेक्ट हो जाता है। और लोग कहते भी हैं कि जो क्रांतिकारी है वो पड़ोसी के घर में अच्छे लगते हैं, हमारे घर में नहीं अच्छे लगते हैं। असल में बताया कि ये चीज़ एक्चुअल में है हमारे समाज में कि लोग जो है मतलब सोचते हैं कि हमारा बेटा अगर राजनीति में चला जाएगा तो गिरफ्तार होने का डर है। जैसे कि किया जाता है, जो युवा जो आते हैं नए चेंजेस को लेकर के आते हैं, अपने नए मैनिफेस्टो बना के लेके आते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी बातों को दबाने के लिए उनको गिरफ्तार किया जाना, उनको परेशान करना, NSA लगाना। जैसे कि बहुत ऐसे युवा हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, रावण को देख लीजिए, ठीक है, और सारे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए। ये यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल मिल जाता है युवाओं का, जिन्होंने वो जिग्नेश मेवाणी हमारे सामने बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं युवाओं के तौर पे। तो ये लोग जब आए हैं राजनीति में, तब से जो डिबेट का जो लेवल बढ़ा है ना, वो
सच में वो देखा जा सकता है उसको, डिबेट मतलब किस तरह से बढ़ता है। और जब कन्हैया कुमार जब किसी पैनल में बैठ जाते हैं, उसके सामने किसी ऐसे नेता को बैठा दिया, किसी प्रोफेसर को बैठा दिया जाता है, तो वो चीज़ देखने लायक होती है कि वास्तव में युवा क्या सोचता है, युवा के विचारधारा से देश में कैसे परिवर्तन हो सकता है। तो हमें लगता है कि युवाओं की भूमिका ज़्यादा ज़रूरी है इस राजनीति में, और इनके आने से ही नए नए इनोवेशंस, नए नए आइडियाज़ आएंगे, क्योंकि इनके थिंकिंग का जो वो कैपेसिटी है बहुत उस टाइम पीक पे होता है। तो युवाओं के साथ साथ महिलाओं की भी ज़रूरत है। जब महिलाएं बढ़ चढ़ कर राजनीति में हिस्सा लेंगी तब कहीं ना कहीं ऐसे होगा कि जब हमारे समाज में पढ़े लिखे युवा लोग आएंगे, तो ऐसे जो अनपढ़ लोग हैं, जो कहीं से भी बस पैसे के दम पे चुन के चले आ रहे हैं, तो हाँ वो पार्लियामेंट से हटेंगे, संसद से उनको हटाया जाएगा। और जब ये लोग आएंगे तो नए आइडियाज़ को लेकर आएंगे, और हमारा जो सपना है भारत को विश्व गुरु बनाने का, वो ज़रूर एक दिन पूरा होगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ हमारे पैनल में कविता दीदी भी हैं। कहीं ना कहीं देखेंगे राजनीति में कुछ ऐसे चेहरे हैं, खासकर महिलाओं के, कि वही चेहरे आगे हैं और कोई चेहरा आ नहीं पा रहा। तो हम उनसे पूछेंगे, गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं जो महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन की बात कर रही कि इनका भी रिप्रेजेंटेशन हो, उनके लिए चुनाव में लॉज भी लाया गया कि भाई इसको पार्लियामेंट से पास करा के कि इनको भी 33% सीटें रिजर्व करी जाएं, खासकर महिलाओं के लिए। उनकी भूमिका पॉलिटिक्स में नहीं है, तो उनके व्यू जानेंगे क्या रीज़न है, और खासकर उस चीज़ को लेके महिलाएं क्या समझती हैं। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि अपने वहाँ पर जो ये है कि पर्दा प्रथा का ज़्यादा प्रचलन है, तो वहाँ पर जितनी सारी महिलाएं हैं उनको ये सोचा जाता है कि वो कहीं ना कहीं वो घर में रहें या पर्दे में रहें, तो वो ज़्यादा अच्छा माना गया आज तक के माहौल में। क्योंकि अब जो है आधुनिक भारत में चीज़ें कहीं ना कहीं बदल रही हैं, क्योंकि लड़कियों का पार्टिसिपेट हर जगह पे हो रहा है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे किसी भी कंपनीज़ में जॉब करने के लिए हो, या स्पोर्ट्स में हो। तो मेरा मानना ये है कि जो पहले सारी कुरीतियाँ थी अब धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। अब गवर्नमेंट भी सपोर्ट में है कि 30% वीमेंस बिल पास हुआ, उनको भी जगह दी गई। तो वो गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, उसके लिए धन्यवाद कि महिलाओं को मतलब इतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट समझा। क्योंकि सबसे पहले यही था कि उनको कहीं ना कहीं वीकर पॉइंट में रखा जाता था, कमज़ोर रखा जाता था, कि वो शायद इन सब चीज़ों में कॉम्पिटेंट साबित ना हो पाए। ठीक है, वो लोगों की मानसिकता थी, और उनको लगता कि जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो घरेलू काम करने में ज़्यादा सक्षम होती हैं, शायद वो बाहर के पॉलिटिकल माहौल में इतना अपने आप को कंफर्टेबल फील ना करें या इतने अच्छे काम ना कर पाएँ। लेकिन अब चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं अब लोगों में, क्योंकि जहाँ पर मेरा मानना है काम करने का मौका दिया जाएगा महिलाओं को, तो वो कहीं ना कहीं पूरे जोश से और पूरे ताकत से वो अपना पूरा काम करेंगी और पूरी शिद्दत से काम करेंगी। बस ये एक मौका मिलना चाहिए, जो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रही है, वो अच्छी चीज़ है। थैंक यू। जो अभी 33% रिजर्वेशन जो पास हुआ है पार्लियामेंट में, उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है, दरअसल हमारा समाज जो है ना पेट्रियार्कल सोसाइटी है। अभी भी हम पितृसत्ता में जी रहे हैं और उस विचारधारा को कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम ग्राउंड लेवल पर उसको देखा जाए तो एक ग्राम प्रधान जो होता है, ठीक है, ग्राम प्रधान पार्षद जो भी सभासद बन जाता है, तो अगर उसमें महिला सीट आई है तो कहीं ना कहीं उसकी महत्वाकांक्षाएँ उस पुरुष का होगा, लेकिन सामने रखेगा उस महिला को, महिला पार्षद बनेगी, लेकिन लीड कौन करेगा? वो पुरुष करेगा। प्रधानपति के नाम से एक नया पद जोड़ दिया गया, प्रधानपति हैं, ठीक है। तो हमें इस ग्राउंड रियलिटी पे भी फोकस करना पड़ेगा कि रियलिटी क्या है एक्चुअल में। हम अगर राजनीति में देख रहे हैं तो 2 ही 3 चेहरे महिलाओं के देखने पड़ते हैं कि इंदिरा गांधी, स्मृति ईरानी, मायावती। अगर ये चाहते ये लोग, तो वास्तव में महिलाओं की भूमिका क्यों नहीं तय हो पाती? ये तो पार्लियामेंट में बैठे हैं ना, ये तो नीति निर्माण कर रहे हैं। ये इनका मतलब ये इनके भी वही सोच है कहीं ना कहीं कि पेट्रियार्कल सोसाइटी से उठ के आए हैं, तो उस विचारधारा को निकलने में भी टाइम लगेगा।
और अभी फिर से मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो प्लेटो जो है उसको पहला फेमिनिस्ट बोला जाता है। प्लेटो को पहला फेमिनिस्ट बोला जाता है क्योंकि उसने फिलोसफर किंग की बात करता है और फिलोसफर किंग के साथ फिलोसफर क्वीन की भी बात करता है, क्योंकि वो कहता है कि जिसमें एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता वो पूरा करता है, वो आके रूल करे। लेकिन उसका ही शिष्य अरस्तु उसका क्रिटिसाइज़ करता है, कहता है कि इन्होंने महिलाओं को क्यों अधिकार दिया, महिला तो घर में काम करने के लिए पैदा हुई हैं, बाल बच्चे पैदा करने के लिए, मतलब उपभोग की वस्तु बताता है उनको। तो उस विचारधारा से निकल के आगे उठने का काम कहीं ना कहीं ये रूढ़िवादी विचारधारा को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे पॉलिटिक्स में बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, तो खासकर जो आजकल के युवा हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या लगता है भैया आपको? बहुत से चैलेंजेस हैं, मतलब पहली तो एजुकेशन की कमी है, दूसरा और एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे, जैसे कि आप दिव्यांग हैं, तो दिव्यांग में कोई ख़ास ऐसा चेहरा पॉलिटिक्स में नहीं है, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? आपके पास तो कहीं ना कहीं आपके लिए और ज़्यादा चैलेंजेस है, एक तो समाज, फिर आपको कहीं ना कहीं लोग जो है कहते हैं दिव्यांग हैं, ये है वो है, कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जो दिव्यांग भाई हैं उनकी पॉलिटिक्स में भूमिका ना के बराबर है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहला दिक्कत तो इसमें ये होता है कि हम लोग का जैसे सोसाइटी का जो प्रेशर होता है, मतलब नेगेटिव थॉट जो होते हैं, वो एक बैकलैश का काम करता है। और दूसरा कि हम लोग जो सबसे बड़ी दिव्यांगों में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम लोग जो हैं अपने आप को कुछ जो एक लिमिटेशन होती है, कुछ फील्ड्स की लिमिटेशन तक ही कर रखे हैं, चाहे वो पैरा स्पोर्ट्स हो गया और चीज़ें होंगी। ज़्यादातर दिव्यांग सिर्फ पैरा स्पोर्ट्स हो गया या फिर नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, उनको मतलब वो अपने लिमिटेशन को हम लोग तोड़ना नहीं जानते हैं। हम लोग जो जब तक कोई दिव्यांग अपने आप को किसी भी फील्ड में लिमिटेशन में रखेगा तब तक वो ऐसा नहीं कर सकता। और सोसाइटी को भी इसमें हेल्प करनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी इसमें, गवर्नमेंट काफ़ी सारे पैरा स्पोर्ट्स के इनिशिएटिव हो गए, बहुत से इनिशिएटिव कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट्स को भी इसको और काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि जो हर एक स्कूल में एक स्पेशल टीचर होना चाहिए, सबसे पहली बात, ताकि ये सबसे पहली दिक्कत ये होती है ना कि बचपन में ही जो दिव्यांग होता है उसको एक किनारे कर दिया जाता है कि दिव्यांग है, या फिर इसको एक अजीब टाइप का समाज करता है, कभी नहीं करता है। और जब तक सही एजुकेशन नहीं होगा तब तक वो दिव्यांग को जल्दी एक्सेप्ट करेंगे भी नहीं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। भैया चैलेंजेस की तो बात करें तो पहली बात तो फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। फैमिली मतलब लगती है पॉलिटिक्स बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, अभी आप नए हो, आपके साथ कल को कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिक्स में मेनली वही लोग जाते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, क्योंकि वही लोग डरते हैं कि अगर कोई पार्टी अगर कल को जीत गई, अगर आप किसी वोट से हार गए तो उनको बुरा लगेगा, तो अगर मेरे बच्चे को ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। इसी डर से ज़्यादातर फैमिली पॉलिटिक्स में बच्चों को आगे नहीं जाने देती है। कहीं ना कहीं आप लोग देखते होंगे कि आजकल जो पॉलिटिक्स में है काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, उनकी पुरानी थिंकिंग है, और वही आजकल के युवा को कहीं ना कहीं चलाने और कंट्रोल करने का काम करते हैं। जो उनकी विचारधारा है, आज की जो युवा पीढ़ी है उसकी विचारधारा आपस में मैच नहीं करती। कहीं ना कहीं ये एक दूसरे में कन्फ्लिक्ट बना रहता है कि बुजुर्ग कहते हैं कि आप इतने बजे घर बाहर ना जाइएगा, माहौल ख़राब है, और आजकल के जो युवा हैं वो जाते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं। बुजुर्ग जो पुराने पॉलिटिक्स वाले लोग हैं उनकी थिंकिंग कुछ और है, आज के युवा पीढ़ी है उनकी थिंकिंग कुछ और है। तो क्या आपको लगता है कि जो पॉलिटिक्स में अगर युवा नहीं आएंगे, नए थिंकिंग, नए सोच वाले, नए विचारक लोग नहीं आएंगे, खासकर अगर युवा पीढ़ी पॉलिटिक्स को लीड नहीं करेगी, तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, नुकसान की अगर बात करें तो नुकसान तो अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे हैं और प्रत्यक्ष रूप से भी हैं। अगर ये जो छात्र संघ चुनाव जो होता था, इसको पॉलिटिक्स का बेस माना जाता था। बताया जाता था कि जो छात्र संघ चुनाव है वो मुख्य धारा की राजनीति की जननी है, और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, जैसे हम इमरजेंसी की बात करते हैं, तो अघोषित इमरजेंसी लगा करके इसको रोक देती है कि कैंपस में किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में जैसे खासकर देखने को मिल रहा है। तो एक कारण ये भी है कि युवा जो है उठ करके सामने नहीं आ पा रहा। उसमें क्या होता था, पहले छात्र संघ चुनाव होते थे तो सामान्य वर्ग का लड़का, जो जिसके पास संसाधन नहीं है, संसाधन विहीन है,
ऐसे कहा जाता है कि एवरेस्ट पे फतह करना है तो उसको ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के वो चढ़ता था और चढ़ के मेन स्ट्रीम राजनीति में अपनी भूमिका तय करता था, तो उसको रोका गया। अगर सीधे तौर पे देखा जाए कि एक गांव में 500 लोगों की जनसंख्या है, वहाँ भी चुनाव होते हैं, तो एक यूनिवर्सिटी में 5000 की जनसंख्या है तो वहाँ चुनाव क्यों नहीं होंगे? तो कहीं ना कहीं भी आप गवर्नमेंट भी युवाओं को रोक रही है कि इनकी विचारधारा ये हमारे सिस्टम में ना आ पाए। ये हमारे सिस्टम में आएंगे तो हमारा क्या होगा, इनके एग्जिस्टेंस पे खतरा मंडरा रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं, ये सारे नुकसान हैं। जी नुकसान, ड्रॉबैक्स यही सब हैं। विश्वविद्यालयों में बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे कहीं इलेक्शन वगैरह नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन होगा तो लीडरशिप तैयार होगी, जो विचारक लोग रहें, लोग उनकी विचारधारा को समझेंगे, जानेंगे, वैचारिक रूप से मजबूत होंगे। तो बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, जैसे अगर अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें तो अपने भी विश्वविद्यालय में इलेक्शन वगैरह नहीं होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन वगैरह होने चाहिए ताकि जो मिडिल क्लास से हैं और जो बहुत सारे युवा हैं कि उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है लेकिन वो निकाल नहीं पाते हैं, तो क्या लगता है इलेक्शन वगैरह भी विश्वविद्यालय वगैरह? जी बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन का जो आधार होना चाहिए ना, इलेक्शन का जो मापदंड होना चाहिए वो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। जैसे JNU जैसे यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ प्रॉपर डिबेट होता है, वहाँ पैसे नहीं दिखाए जाते हैं। अगर आपने किसी पोस्टर को छपवा दिया तो आपको बहुत ज़्यादा एलीट क्लास का माना जाता है कि आप हमारे समाज से हैं ही नहीं। तो वहाँ हैंडमेड पोस्टर्स बनते हैं और मतलब दिखाया जाता है कि हम ही संसाधन विहीन लोगों में से आ रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि उसमें जो संसाधन विहीन है उनकी भूमिका तय होती है, और इसके जो तर्क तो दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा कि इसमें जो तमाम तरह की गुंडागर्दी होती है चुनाव में, बहुत सारे नुकसान होते हैं, पढ़ाई में परेशानी हो जाती है। तो उसका कारण यही था कि कम से कम छात्र नेता जो हैं अभी यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ाई नहीं करते हैं, क्लासेस में नहीं आते हैं। क्लासेस चलती हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहती है, तो उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। लेकिन हम तर्क समझ रहे हैं कि जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही है उस यूनिवर्सिटी में आप रोक दो, लेकिन जहाँ वैसा माहौल बना हुआ है, वैचारिक माहौल बना हुआ है, वहाँ रोकना चुनाव को कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र होता है। भाई आपको क्या लगता है कि जो युवा हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे, उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? बहुत से नुकसान है। पहली बात तो उनकी सोच एक तरीके से विकसित नहीं होती है। असल में प्रॉब्लम ये है कि आज जो जनरेशन है आज की, वो क्या करती है कि वो सोशल मीडिया को देख के अपना जो है एक फॉर्मेट डिसाइड करते हैं कि हम इस तरह सोचते हैं। वो उनका कोई अपना फॉर्मेट नहीं होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल ले लें कि कोई अगर किसी भी तरह का कोई वीडियो आया तो अब जो जनरेशन है वो उस पे अपना कमेंट करने लगेगी, उस पे अपना वो दिखाने लगेगी। वो ये नहीं सोचेंगे कि सही है। मान लीजिए कोई भी फेक न्यूज़ वायरल हो गई किसी भी तरह की, तो अब वो उस चीज़ को फैलाएंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि सही है कि गलत है। ये चीज़ हम लोग को सोचने की ज़रूरत है। या अगर युवा राजनीति में नहीं होंगे, जैसे कि आपने बताया कि बुज़ुर्ग लोग भी उनकी पुरानी सोच है, अगर नई जनरेशन आएगी उनकी नई सोच है, अगर मतलब उनकी नई सोच आती है तो नए नए विकास भी हो सकते हैं। जैसे समय के साथ मोबाइल फ़ोन पहले कीबोर्ड था तो स्मार्ट आया, तो जैसे लोग भी आ रहे हैं तो उनके नए नए विचारधारा आ सकती हैं, उससे डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। जैसे रूरल एरिया में कई सारे लोग नेता और ये सब बन जाते हैं, पर वो सब काम नहीं करवाते हैं। पर आज की पीढ़ी में ये कहीं ना कहीं रहता है कि हर इंसान को नीचे से ऊपर जाना ही है। मेरा मानना है कि युवाओं को लेके कि जैसे राजनीति में वो लोग नहीं आते तो कहीं ना कहीं कि बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक हो जाता है इस चीज़ को लेके कि कहीं ना कहीं जो इनोवेटिव चीज़ें हैं वो रुक जाती हैं, हमारे नए नए जो थॉट्स हैं वो रुक जाते हैं। जैसे कि अब क्या कह सकते हैं कि मैं सीनियर सिटीजन पे मैं बॉन्ड नहीं करूँगी, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये मानना होता है कि चीज़ें हम जैसे एक रूढ़िवादी चीज़ें चली आ रही है, वो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ों को थोपते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो वो एक ये नहीं होना चाहिए कि हम जो चीज़ का कस्टम चला आ रहा है तो वो बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, उसमें कुछ भी नए नए चेंजेस हो। तो ये जो नए चेंजेस हैं वो यंग जनरेशन ही कर सकती है। ठीक है, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं तो एक माइंड सेट हो जाता है कि हाँ नए नए चीज़ों को ऐड करना, उसमें नए नए चीज़ें लाना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यंग जनरेशन ही कर सकती है। और जो अब ओल्ड लोगों का मानना यही होता है कि जो चीज़ें पहले से बनी बनाई हैं उसी फॉर्म में चले, वो सारी चीज़ें चलें। तो जैसा कि आज का जो हम लोगों का फ़र्क स्टडी सर्कल के माध्यम से आज थर्ड जो हम लोगों की डिबेट या डिस्कशन हुआ वो सफ़र रहा।
कोशिश है कि एक लॉ का डिस्कशन हो, उसके बाद एक सामाजिक मुद्दे पे भी डिस्कशन हो, ताकि लोगों की थिंकिंग क्या, सोच क्या, सारी चीज़ों को जाना जाए। तो फ़र्क स्टडी सर्कल में जुड़ने के बाद कैसा लग रहा है आपको? क्या लगता है कि ये जो फ़र्क स्टडी सर्कल की शुरुआत है वो वैचारिक माहौल और पढ़ाई का जो स्तर है उसको बढ़ा पाएगी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फ़र्क स्टडी सर्कल का, और मैं चाहूँगा कि ये कंटिन्यू रहे, क्योंकि इससे एक वैचारिक माहौल पैदा होगा यूनिवर्सिटी में। जो लोग अब जैसे हम लोगों ने इमरजेंसी तय किया, इमरजेंसी पे बात करेंगे, तो जिसको नहीं पढ़ना भी था वो भी पढ़ के आया कि हाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, इसी बहाने एक टॉपिक तैयार हो गया। तो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको जारी रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं मतलब लोग जुड़ें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और इंटरेस्टिंग टॉपिक रखाया तो और अच्छा रहेगा। तो भैया आपको क्या लगता है जो फ़र्क स्टडी सर्कल की शुरुआत है इसका फ्यूचर क्या रहने वाला है? इसका फ्यूचर जो है वो मतलब हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक ऐसी मतलब इनिशिएटिव है जो किसी को भी मतलब जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनको, अगर उनको नहीं भी पढ़ना होगा तब भी वो उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। और इससे उनका, जैसे हम लोग हर तरीके के सामाजिक टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो इनसे उनका जो है एक क्या कहते हैं थॉट जो है, सोचने की क्षमता जो है वो बढ़ रही है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। फ़र्क स्टडी सर्किल में जैसे कि हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, तो कहीं ना कहीं हम लोग लीगल अवेयरनेस भी करते हैं। जैसे जो लोग कहीं ना कहीं लीगल चीज़ों से कनेक्ट नहीं है, जैसे कि वो लॉ स्टूडेंट नहीं है, तो वो भी इसके ज़रिए कहीं ना कहीं नए रूल रेगुलेशन को जान सकते हैं और अवेयर हो सकते हैं। और जैसे कि सभी स्टूडेंट्स हैं तो उनका भी मानसिक विकास होता है कि जैसे हम कुछ भी नया टॉपिक रखते हैं तो उसमें एक होड़ लगी रहती है कि हमें उस चीज़ पे डिस्कशन करना है और बोलना है, तो कितना अच्छे से बोल सकें, क्या कितनी नई नई चीज़ों को ऐड कर सकें। तो कहीं ना कहीं हमारा रिसर्च थॉट भी बढ़ता है, तो हम चीज़ों को ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग रिसर्च भी करते हैं कि कहीं ना कहीं नए आइडियाज़ को ऐड किया जाए, जितना अच्छा हो सके हम उतना अच्छा करें। तो हम ये चाहते हैं कि सभी लोग इस चैनल से जुड़ें, कनेक्ट हों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें। और थैंक यू सो मच। आज मेरा फ़र्क स्टडी सर्कल का फर्स्ट डे था, तो मेरा एक्सपीरियंस भी आज अच्छा रहा। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो आने वाले नए बच्चे हैं जो 12th पास आउट होते हैं, जैसे कॉलेज में आ रहे हैं, उनके लिए और अच्छा है, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहते हैं, इन सब मुद्दों पे कम ध्यान देते हैं। अगर यहाँ पे आके इन मुद्दों पे बात चलेंगे तो उनका मेंटली भी वो थोड़ा ज़्यादा खुलेंगे एज सोशल मीडिया। थैंक यू। तो आज का जो हम लोगों का फ़र्क स्टडी सर्कल के तहत एक जो आज 3rd कार्यक्रम था वो सफल रहा। हम लोगों का जो पैनल डिस्कशन था वो सफल रहा, काफ़ी लोग इसमें जुड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्वविद्यालय से या बाहर से भी लोग अगर इस डिस्कशन को देख रहे हैं तो हमारा प्रयास है इसको आने वाले समय में हम ऑनलाइन करेंगे, ताकि जो आपका डिस्कशन, जो आपके भी व्यू हैं, आप क्या सोचते हैं, वो लाइव चलेगा, और आपके क्वेश्चन को भी हम लोग पुटअप करेंगे और उस पर भी डिस्कशन करेंगे। आने वाले समय में थोड़ा अपडेट होगा। और विश्वविद्यालय से अगर आप लोग देख रहे हैं तो कोशिश करिए इस फ़र्क स्टडी सर्कल के तहत जो टीम के लोग हैं उनसे बात करके हम लोगों के माध्यम से इस डिस्कशन में जुड़िए। जुड़ने के बाद ताकि एक वैचारिक माहौल हो, और इसी बहाने हम लोग एक पढ़ाई का माहौल, उस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे और सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का पैनल डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। और कोशिश है कि एक जो लॉ से रिलेटेड डिस्कशन, उसके बाद एक सामाजिक डिस्कशन रहने वाला है, ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहे और आप भी उस वीडियो को देखने के बाद बोर वगैरह ना हो। तो आज का पैनल डिस्कशन बस यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर अगले फ्राइडे को पैनल डिस्कशन में। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अगले फ्राइडे को पैनल डिस्कशन में ज़रूर आइएगा। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय का जो हेलीपैड है वहीं पर हम लोग आपस में बैठ के पैनल डिस्कशन 2 बजे से स्टार्ट करते हैं, 2 से 4 बजे तक है, इसमें ख़त्म लगभग हो जाता है। तो आज का डिस्कशन वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले फ्राइडे को। टेक केयर, बाय बाय।